अब मैं चैप्टर वाइज तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं कि तुमने जितना पढ़ना था ना दोनों बुकों में से इतने दिन पढ़ लिया, एमसीक्यू तुमने तैयार कर लिए, ठीक है, लेकिन अब दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फाइनल टच, ठीक है, इनको पढ़ के जरूर जाना है क्योंकि पेपर इसी में से आएगा, 100% इसी में से आएगा, गारंटेड, ठीक है। तो देखो भाई चैप्टर 1 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फीचर थे वो आपको देखने। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या दशा थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देख के जाओगे, फॉरेन सेक्टर देख के जाओगे, लेकिन उसकी कंपोजिशन भी देखनी है। कंपोजिशन मतलब किससे कितना ट्रेड चल रहा था हमारा, सिलोन से कितना था, पर्शिया से कितना था, ये सब देख के जाओगे। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखना है जिसमें टू फोल्ड क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फिर लास्ट में पॉजिटिव इंपैक्ट देख लेना ब्रिटिशर्स के, ठीक है, और रेलवेज के, ठीक है, बेसिकली उनके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और रेलवेज आने के क्या इफेक्ट थे यहाँ पे। उसके बाद चैप्टर 2 पे आते हैं जो है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। और एक चीज याद रखना, यहाँ ये चैप्टर 2 कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है पुरानी बुक में, ठीक है, जो करंट ईयर की बुक है उसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मर्ज हो रखे हैं, क्लियर। क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज देख लेना है इसमें, क्लियर। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको बॉक्स में मिल जाएंगे, ये जरूर पढ़ के जाने हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी ये आपका कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान है। जीडीपी ग्रोथ भी आपका कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान है। उसके बाद है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। इन सारे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान को अच्छे से पढ़ लेना और ये दोनों बॉक्सेस आप रीड कर लेना, क्लियर। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। के लिए 2 चैप्टर का स्क्रीनशॉट, ये टॉपिक तो देखे हुए हैं सारे, ठीक है। तो भाई देखे हुए टॉपिक ही बता रहा हूं कि इनको बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि लास्ट में वही टॉपिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए जिनसे पेपर आ रहा है। कुछ फालतू नहीं पढ़ना, फालतू पढ़ने के लिए तो मैं बहुत दिन दिए थे मैंने, उनसे एमसीक्यू का काम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3 आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ लेना जो एग्रीकल्चर में हुए थे क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म है वो आपको आते होंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेना, इसके ऊपर केस स्टडी आने के चांसेस होते हैं, बेनिफिट क्या थे इसके, ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक ऊपर से देख के जाना है। एग्रीकल्चर सब्सिडी, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पेपर में आने के 99% चांस है कि वर्च्यू या वाइस। आईपीआर पढ़ना है 1956 का जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा गया था, ए बी सी में। उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रेटेजी लगाई गई थी, क्यों लगाई गई और इसके नुकसान क्या हुए, भाई नुकसान याद रखना है कि क्या नुकसान हुए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको हम एनईपी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ना है जो कि अंडर लिबरलाइजेशन में हुए। परमिट लाइसेंस राज पढ़ना है आपको, ठीक है, ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन पढ़ना जरूर है। टैक्स रिफॉर्म देख के जाने हैं, जीएसटी पढ़ना है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, देखो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो आपके पास नेक्स्ट होता है क्या, लिबरलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक तो आता ही आता है, ठीक है, और ज्यादातर चांसेस है प्राइवेटाइजेशन के क्योंकि वहां से नवरत्नास का टॉपिक आ जाता है। भाई नवरत्नास को देख लेना बहुत अच्छे से। WTO मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और इसके फंक्शंस देख के जाना। डिसइन्वेस्टमेंट सबको पता है लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। फिस्कल पॉलिसी देख लेना और इकोनॉमिक कॉलोनिज्म भी देख लेना जो एमएनसीज के द्वारा है, जिनके द्वारा आज हमारी जो ग्रोथ है वो हाईजैक हो चुकी है, इसके ऊपर भी केस स्टडी बनती है। चैप्टर 5 है आपके लिए ह्यूमन कैपिटल। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है एजुकेशन पे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी में और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में, दोनों का डेटा आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है, और उसके साथ आंसर लिखना है। सोर्सेज या जो प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वो आपको दिमाग में रखनी है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट या फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इनका डिफरेंस आपने देखना है, क्लियर। इन 3 चैप्टर का भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अगले बाकी के चैप्टर पे चलते हैं जल्दी से। पता है गाइस सबसे बुरा कब लगता है, जब पूरा पेपर आता हो, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आते हो जो कि बहुत इजी है, लेकिन क्या नहीं आता, रूरल डेवलपमेंट नहीं आता और एम्प्लॉयमेंट नहीं आता। इसमें डेटा ही इतना प्रोवाइड किया गया है कि हमें याद ही नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए ना ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करना, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सिर्फ वही देखते जाओ ऊपर से, और रात में ने करके ही सोना है, ठीक है, और सुबह सिर्फ फॉर्मूले देखो, डेट देखो, चले जाओ, क्लियर। चलो देखो रूरल डेवलपमेंट से क्या इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल वर्सेस नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल देख लेना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आपको देख के जानी है। ग्रीन रेवोल्यूशन द हार्बिंगर ऑफ चेंज इन रूरल क्रेडिट सिस्टम, द हार्बिंगर ऑफ चेंज इन रूरल क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम को बदल दिया। ये जहां पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का टॉपिक है ना, उसके बगल में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें ये टॉपिक लिखा है, देख लेना।
एसबीआई के बारे में पढ़ के जाओ, और नाबार्ड, नाबार्ड जरूर देख के जाना भाई, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है वो तो तुम्हें डेट्स वाली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, एसबीआई की मिल जाएगी, लेकिन इसके बारे में पढ़ के जाना थोड़ा सा। उसके बाद आरबीआई और रूरल क्रेडिट, आरबीआई के फंक्शन जरूर देख लेना कि रूरल क्रेडिट में उसने क्या काम करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लिख दिया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएचजीएस ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक बार आपने देख के जाना है, पेपर में कई बार ये रिपीट हुआ है। एग्रीकल्चर मार्केट, मेजर टू इंप्रूव मार्केट सिस्टम, अब देखो कई क्वेश्चन सैंपल पर आपने सॉल्व कर लिए होंगे जिसमें हमें ये बताया होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को कैसे बदला जाए, क्या कदम उठाए जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो उठाए गए हैं वो आप पढ़ के जाओगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक केस स्टडी, भाई केस स्टडी बन जाती है कई बार इस पे, वरना इसके सोर्सेज आते हैं या फिर इसमें से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद आईटी सेक्टर का एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो पढ़ लेना। हॉर्टिकल्चर के बारे में एक बार पढ़ के जाना, हॉर्टिकल्चर किसमें है और क्या मतलब हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, कितना पार्टिसिपेशन इसका भी है। उसके बाद हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री आप पढ़ के जाएंगे, हस्बेंड्री लिखा हुआ है मैंने, एनिमल हस्बेंड्री, वहां लड़के खुश हो गए थे हस्बेंड्री के नाम से, ठीक है, तो सिर्फ ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। अब हम देखते हैं चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, इसके भी कई बार एप्लीकेशन बेस काफी घुमा फिरा के आते हैं। कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन का टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कॉजेज और उसके टाइप्स, टाइप से क्वेश्चन बनता है, अगर केस स्टडी एम्प्लॉयमेंट से आई तो टाइप जरूर पूछा जाएगा, प्लस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। डेटा सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा में कहां से मिल रहा है, एनएसएसओ और सेंसस से, और भी 2-3 है जो आपको साइड में बॉक्सेस होते हैं उसमें गिवन होंगे। कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना। हाउ गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है लास्ट में एक बॉक्स है, ठीक है, वो पढ़ लेना, उसमें बता रखा है। वाई इज बल्क ऑफ अवर वर्कफोर्स रूरल बेस, क्यों हमारी ज्यादा से ज्यादा जो वर्कफोर्स है वो रूरल बेस है, ठीक है, इसका तो टॉपिक है आराम से। वाई परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, क्यों फीमेल वर्कर कम है और अभी भी उनका जो परसेंटेज है वो अभी भी क्या है, बहुत कम है, वो कहां पे, अर्बन एरियाज में, ठीक है, तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको रूरल डेवलपमेंट से और एम्प्लॉयमेंट से पढ़ के जाने हैं। क्लियर है ये चीज, इनका ले लो स्क्रीनशॉट और पढ़ने बैठ जाओ जल्दी से। चलते हैं अगले 2 चैप्टर की तरफ जो बहुत इजी है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल एंड में, और सबसे अच्छे चैप्टर जो पढ़ के ना बिल्कुल मजा आ जाता था वो है हमारे पास क्या, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद इंडिया चाइना पाक, ठीक है, ये चैप्टर तो भाई बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। पहले डेवलपमेंट देखते, पहले ये देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस आप पढ़ोगे जिसमें कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइकोटॉमी ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसका अपना खुद का टॉपिक है, डाइकोटॉमी ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की पोवर्टी की वजह से भी ये डिग्रेडेशन हो रहा है, प्लस एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से भी हो रहा है, तो 2 पहलू है इसके। सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप देख के जाएंगे, इसका बड़ा सा टॉपिक है। इसके फंक्शन जरूर देखना भाई, इसके फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, ये आ रहे हैं बहुत ज्यादा पेपर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज देखोगे आप, क्योंकि ये केस स्टडी बन जाती है इस पे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, और इस पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, इस पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग ये एक पॉइंट है आपकी बुक में, ये भी आप देख लेना एक बार। उसके बाद इंडिया चाइना पाक पे आते हैं, तो भाई देखो सबसे बड़ी चीज, इंडिया और पाकिस्तान तो भाई भाई, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, भारत जो है, भारत सबसे महान है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में यूनिक क्या है, वो है चाइना। तो भाई ये चैप्टर बेसिकली मैं पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि हम चाइना के बारे में देख सकें कि चाइना हमसे इतना आगे क्यों है और इंडिया और पाकिस्तान में क्या था, ठीक है, तो हम चाइना में फोकस करेंगे। चाइना का डेवलपमेंट आप देखेंगे, जीएलएफ आप पढ़ के जाएंगे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट क्वालिटेरियन देखेंगे, रिफॉर्म देखेंगे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के दोनों, ठीक है, चाइना पे हमें फोकस करना है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर और वन चाइल्ड पॉलिसी, डेमोग्राफिक इंडिकेटर हमारे पास 6-7 है, किसी भी 2-3 का कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है, कंपेयर करना कैसे ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड वर्कफोर्स, ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला इंडिकेटर है जिसमें 2, ये इसका एक ग्राफ आ सकता है या तो इसका ग्राफ देखा गया है ज्यादातर। ह्यूमन डेवलपमेंट का आएगा, आप लोग कर लोगे, वो ज्यादा इजी होता है, वरना पुरानी वीडियोस में चले जाना, अभी 1-2 दिन पहले मैंने डाली थी उस चैप्टर की, उसमें है बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लिबर्टी इंडिकेटर, उसमें से कोई भी 2 नाम याद करने, याद रखना, लिबर्टी इंडिकेटर में से 2 नाम याद करके जाना। रीजन फॉर पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक चीज कि क्या रीजन थे कि पाकिस्तान में पॉवर्टी वापस से आ गई, रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। यहां पर आपके भाई डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होते हैं। पूरी बुक पढ़ ली अभी तक, इसमें सिर्फ ये टॉपिक आप हर चैप्टर से एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट साइड हो जाएगी।
क्लियर। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको दे दी, ये दे दिए, सैंपल पेपर आपने कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए, बस इन्हीं को करते रहो और कुछ नहीं आ रहा बाहर से। एक चीज और, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेना, सिलेबस के बाहर का टॉपिक है बट वो आ सकता है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, कॉस्ट पुश होता है, डिमांड पुल होता है, और भी तरीके के इन्फ्लेशन है, पढ़ के जाना, ठीक है। प्लस आप और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अलावा वो इंजेक्शन और क्या कहते हैं, वो इंजेक्शन था और विड्रॉल था, ये सारी चीजें, लीकेज, इंजेक्शन और लीकेज, ये देख के जाना आप लोग, ठीक है। मैक्रो का पार्ट है, तो ये कुछ बाहर के टॉपिक है जो आपके लिए जरूरी बन सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो भाई बेस्ट ऑफ लक। इंडियन इकोनॉमी का काम तो हो गया, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं मैक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? मिलता है। डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चन उतार लिए, डेवलपमेंट का काम खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं भाई उस बुक पे जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल है और उसके वर्ड्स भी कुछ इतने ज्यादा टिपिकल हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई कौन सा कंसेप्ट लग रहा था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक जो पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम का पहला चैप्टर है। अब देखा जाए सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाना है, जिसके पेपर में आ जाएगा भाई उसकी तो बल्ले बल्ले, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम तो सबको रटा पड़ा है। और इसके कंक्लूजन भी याद करके जाना, नीचे दिए हुए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम से, सर्कुलर फ्लो डायग्राम से हमें क्या पता लगता है। रियल एंड मनी फ्लो का डिफरेंस पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट के क्वेश्चंस विद रीजंस के साथ, ठीक है, जैसे सैंपल पेपर में आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन करके देखना कौन सा स्टॉक कंसेप्ट है, कौन सा फ्लो कंसेप्ट है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इनका डिफरेंस याद कर लेना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है टाइप्स विद रीजन। क्वेश्चंस आते हैं कि ना स्कूल ने ये परचेज कर लिया, बताओ ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, रीजन के साथ बताओ। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड, सेम चीज, ठीक है। ये भी इसमें भी आ सकता है भाई, एक स्टेटमेंट दी होगी, पूछा जाएगा कैपिटल है, कंजप्शन या फिर कंज्यूमर गुड्स है एक तरीके से, और इसके रीजंस क्या है। लास्ट जीडीपी, एमपी, एनएनपी, एफसी में डिफरेंस आपका, ठीक है। और नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। सिटीजन कौन होता है, रेसिडेंट कौन होता है, ये चीज भी याद रखनी है। चैप्टर 4, चैप्टर 3 में से भाई जितने भी आपके एग्रीगेट्स है ना, वो आप पिछली वीडियोस में देखोगे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, मेनली उसमें वही जरूरी है। चैप्टर 4 में देख लो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है। इसमें तीनों मेथड के प्रिकॉशंस, फॉर्मूले आपने कर रखे होंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। तीनों मेथड के मेजरमेंट फॉर्मूले आपने कर रखे हैं, वरना पिछली वीडियोस में मैंने वो भी दिया हुआ है। सबके प्रिकॉशंस अच्छे से कर लेना, कुछ प्रिकॉशंस तो कॉमन है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, काम हो जाएगा। जीडीपी वेलफेयर में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज 100 एंड 200% भाई, 100 एंड 100 नहीं, 100 में से 200% आएगा। जीडीपी डिफ्लेटर, इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल भाई बहुत आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल बहुत रिपीट हो रहा है, करके जाना बहुत अच्छे से। चैप्टर 5 मनी पे आ जाते हैं भाई, लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की अच्छे से कर लेना। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कितने मेजर है, M1 से लेकर M4 तक, चारों पढ़ लेना अच्छे से। और हाई पावर्ड मनी जिसको M0 मेजर भी बोला जाता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से करके जाएंगे भाई। क्लियर है? अब चलते हैं अगले चैप्टर्स पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, 4-5 चैप्टर के आपको बता दिए, 4-5 चैप्टर और बचे हैं जो कि हमारे लिए इजी हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर खत्म होते होते वो थोड़े से हैं भाई दिक्कत वाले, ठीक है। बट कोई भी दिक्कत हो अब तो हम क्रॉस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट देखो, जो कि आपकी बैंकिंग, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन में से न्यूमेरिकल एग्जांपल बहुत अच्छे से करके जाना है, इसके स्टेप्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये आएगा तो 5 से 6 नंबर या 4 नंबर का आपको मिलेगा जरूर। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, इसका क्वेश्चन आ भी जाता है और हो सकता है कि आपको ही बोला जाए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ दिखाओ, ठीक है। उसके बाद फंक्शन सेंट्रल बैंक के, भाई ये आ गया तो फिर तो ये तो रटा हुआ है, पूरे साल ही किया है, जैसे लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन, ठीक है। उसके बाद सीआरआर और एसएलआर, ये दोनों भी आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद चैप्टर 7 एडीएएस स्टार्ट करते हैं, जो बच्चों को दिक्कत देता है फॉर्मुलेस की वजह से, बट फॉर्मुले की अलग से वीडियो बना दी है, ठीक है, थोड़ी देर में आपको मिल गई होगी। उसके बाद एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस, इन सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेना कि एपीसी क्या 0 हो सकता है, कब हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, ये सारी चीजें। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, ये क्वेश्चन पहले ज्यादा आता था, लेकिन अब अगर वो रिपीट हुआ तो 6 नंबर भाई पक्के हैं, 6 नंबर, तो ये देख लेना एक बार। एक्सेंटे सेविंग एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे होती हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, कौन कौन सी सिचुएशन है, कब आती है इकोनॉमी में। चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की बात करते हैं। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल आप पढ़ के जाएंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्किंग, वो भी स्टेप्स के साथ, ठीक है, जो बुक में साइड में बना हुआ है एरो देके वो। एडी ग्रेटर देन एएस और एडी लेस देन एएस, ये दोनों कैसे सॉल्व होती हैं, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ अनइंटेंडेड
इन्वेंट्री हो जाता है, ठीक है, प्लान डिजायर्ड से फॉल हो जाती है, डिजायर्ड बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें आप देख के जाएंगे, इसका ग्राफ भी देख के जाएंगे साथ में। चैप्टर नंबर 9, मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट उठा रही है तो फिस्कल मेजर देखेगी, और मॉनेटरी मेजर्स होंगे तो आरबीआई हैंडल करेगी, ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई रिमेनिंग 3 चैप्टर पे, और मैक्रो भी खत्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हमारे पास है हमारे बिल्कुल आखिरी के 3 चैप्टर, और इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी ये खत्म हो जाएगी आपके लिए। फिर आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगी 8:30 बजे, जिसमें ये लिखा होगा या ये मैंने बताया होगा कि पेपर कल अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपके 100 में से मार्क्स कट कट के कितने बन जाएंगे, 80 या 90 बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गवर्नमेंट बजट की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, इसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पेपर में आते हैं, जैसे रीएलोकेशन तो मोस्टली टाइम देखा ही गया है। टैक्स वर्सेस नॉन टैक्स, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा जाए तो ये आपको करना है, इसका डिफरेंस भी करना है, इसके एग्जांपल भी याद करके जाने हैं, और वो भी रीजंस, ठीक है। जैसे आपको एक ट्रांजैक्शन दे दी जाएगी या एक आइटम दे दिया जाएगा या 10-12 आइटम दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू को अलग अलग करो, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, इनका डिफरेंस, इनके एग्जांपल और इनके रीजंस, ठीक है। सॉरी, तो देखा जाए डिफरेंस भी हमें करना है, एग्जांपल्स भी हमें याद रखने हैं और रीजंस भी, ठीक है। एक स्टेटमेंट आ सकती है, पूछा जाएगा ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम चीज, डिफरेंस भी, एग्जांपल भी और रीजंस भी। इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, प्राइमरी डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट की और रेवेन्यू डेफिसिट की, ठीक है, ये एक बार देख लेना, 3 नंबर में आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक के याद कर लेना, दूसरे के अपने आप बन जाएंगे, क्या रीजन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करने के और क्या रीजन होते हैं सप्लाई बढ़ने के। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 तरीके के हैं, ऊपर ऊपर से देख लोगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको देखना फिक्स और फ्लेक्सिबल को, क्योंकि इनका डिफरेंस भी सबसे ज्यादातर आपके पेपर में आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, फिर कुछ टर्म्स एंड डर्टी फ्लोटिंग हो गया, पैगिंग हो गया, पैरिटी वैल्यू हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना, ब्रेटन वुड्स सिस्टम देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है भाई चैप्टर 12 बीओपी, जिसमें भाई ट्रेडिशनल हो गया, ये तो परंपरा बन गई कि हर साल ये क्वेश्चन तो देते ही हैं, एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम, क्लियर, विद एग्जांपल के साथ, डिफरेंस के साथ, ठीक है, ये चीज भाई करके जाना दिमाग में। कैपिटल एंड करंट अकाउंट के कंपोनेंट और इनका डिफरेंस। उसके बाद बीओपी और बीओटी। लास्ट ट्रेड डेफिसिट, ये भी आ रहा है कि अगर इसमें डेफिसिट चल रहा है तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, और बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां पर ये सारे टॉपिक कर देने के बाद और आपके पास क्या बचता है, बैंकिंग में कुछ चीजें हैं, जैसे फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर मनी क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये टर्म्स छोटे छोटे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो तो खत्म हुई, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आराम से बुक खोलना और भाई ये टॉपिक रिवाइज करते जाना, इन्हीं को बहुत अच्छे से कर लेना, पेपर इन्हीं में से आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करना और भाई मेहनत का फल जरूर मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। बाय।